ओके, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। पिछले क्लास में हम लोग बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें इक्वेशन 1, 2, 3 3 पॉइंट हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चौथा पॉइंट अभी कंटिन्यू करेंगे, रेडियस निकालेंगे। मैंने पहले से लिख रखा है, जो त्रिज्या होती है कक्षा की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है वो ये आएगा। ठीक है, अभी निकालेंगे, इसी चीज़ को निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वेग कि कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की वेग कितनी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, उसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कक्षकों की जो ऊर्जा होती है, हमने बोला ना यहाँ पास निश्चित कक्षाओं में नाभिक जो होता है निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित कक्षा वह निश्चित कक्षा जिसकी ऊर्जा निश्चित होती है। तो वही जो निश्चित कक्षा की बात करें जिसकी ऊर्जा निश्चित होती है, वहाँ पास हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए एक फिक्स ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स ऊर्जा निकालने वाले हैं। तो यहाँ पास हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, कहाँ से? त्रिज्या से। ये अभी हम लोग डिराइव करेंगे। और हाइड्रोजन के लिए निकाल के भी देखेंगे कि पहले कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक है, तो उसके लिए त्रिज्या क्या क्या रहेगी, उसकी रेडियस क्या क्या रहेगी, ऐसे करके। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कक्षक की त्रिज्या निकालने से। ठीक है, चलो ओके, तो यहां तक आपको समझ आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखो हम यहां पास से r का मान निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद v का मान निकालते हैं। देखो r का मान अगर निकालना है तो यहां पास से v का वैल्यू निकालेंगे और उसको यहां पास पुट कर देंगे। ठीक है, देखो यहां से अगर वैल्यू निकालूंगा, क्या दिया है हमारा, mvr इक्वल टू NH/2π। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू पुट करने, इसीलिए v इक्वल टू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, NH/2π तो है ही, यहाँ से mr भी इधर चला जाएगा। एक चीज और नोटिस कीजिए, देखो यहाँ पास v स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर r का स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके हम लोग 1 से तो ये ला लिए, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ही बोलेंगे, कोई दूसरा नाम नहीं देने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये है, दोनों सेम है, वहीं से तो आया है ना। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो तो 1 और 2 से v स्क्वायर दोनों तरफ है। अगर v स्क्वायर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है। तो लिख लेते हैं हम लोग, हमारा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू, उसका राइट हैंड साइड क्या है, ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r m। अब इसमें जो जो कट हो रहा है काट देते हैं, r का वैल्यू निकालना है। देखो सबसे पहले क्या कट हुआ, 4π, यहां पास से देखो एक पाई और 4 भी कट हो गया, एक पाई कट हो गया। उसके बाद यहां से एक r और एक r कट हो गया, एक m और एक m कट हो गया, ऐसे कट हो गया। और कुछ कट होगा क्या, नहीं, अब इतना ही कट होगा। ठीक है, अब देखो ये r का वैल्यू निकाल रही है, डिवाइड में इधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, लेकिन सबको इधर ला लेना, सिंपल है एकदम, ज्यादा कुछ भी नहीं। यहां बचा क्या है, r के छोड़ जो भी बचा सबको लिखो। क्या क्या बचा है, n स्क्वायर बचा है, h स्क्वायर बचा है, और डिवाइड में क्या बचा है, देखो एक पाई बचा है, और क्या बचा है, एक m बचा है, और r इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया, लेकिन ze स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड ze स्क्वायर करके, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट था वो इधर आके ऐसा हो जाएगा। तो हमारा r का जो फॉर्मूला है वो ऐसे बन जाएगा, जिसको अगर कांस्टेंट को इसमें से अलग करेंगे तो r का मान क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है उसको अलग करो। h स्क्वायर कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक एकदम फिक्स वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की भी फिक्स वैल्यू होती है, ये निर्वात में विद्युतशीलता कहलाता है। जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, वो कहलाता है निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, चलो h स्क्वायर ई नॉट, नीचे क्या क्या कॉमन है, m कॉमन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होती है, कॉमन निकल गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान रहता है, फिक्स निकल गया, इसको ब्रैकेट में डालो। बचा क्या ऊपर से, n स्क्वायर क्या हो सकता है, कौन सी कक्षक में है, बहुत सारी कक्षक होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, देखो n का वैल्यू एक फिक्स नहीं रहता, वेरिएबल है। ठीक है, और नीचे देखो तो क्या है, z,
प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है ना, वो भी आगे पीछे हो सकती है। एक्चुअल में जेड मतलब परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या एक बराबर होती है, तो हमने इसको प्रोटॉन भी बोल दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको जब ये अंदर के कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0.53, इसका सभी का वैल्यू जब पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 0.53 आता है, और n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड अपने जगह है और यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। तो जो हमारा R का जो फॉर्मूला आ गया वो R इक्वल टू आ गया 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। सिंपल है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए जल्दी से नोटबुक में ये चीज कॉपी कीजिए, अगर आपको समझ आ गया है तो, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, समझ नहीं आया तो फिर आप कॉपी कीजिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, R की वैल्यू कैसे लिखा जाता है, ठीक है, चलो बात करते हैं उसकी। देखो हमारा आया क्या है, R इक्वल टू आ गया 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये आया है। अब हमारी कक्षक के बारे में बात करते हैं, यहां पास प्लस है, पहली कक्षक, दूसरी कक्षक, तीसरी कक्षक की त्रिज्या निकालना है। पहले वाले कक्षक की त्रिज्या को बोलते हैं क्या, R1 बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, पहले वाले कक्षक की त्रिज्या R1, दूसरे वाले की त्रिज्या R2, तीसरे वाले R3, ऐसे करके निकालते जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाले त्रिज्या R1 के बारे में बात करते हैं, तो 0.53, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और 1 पहले वाला के लिए n का मान होता है 1, और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ही होगा डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अगला जब जाते हैं आगे बढ़ेंगे R2 के लिए, R2 मतलब दूसरे कक्षक में, तो दूसरे कक्षक में क्या होगा, देखो तो दूसरे कक्षक में क्या होगा, 0.53 तो है ही, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ऐसे करके हम लोग R3 R4 ऐसे करके पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रेडियस, R का मान किसी भी कक्षक का निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो यही होता है, क्लियर है। चलो कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद देखो अब ये जेड का वैल्यू क्यों पुट नहीं किया, क्योंकि हर एक परमाणु के लिए अलग अलग जेड का मान होता है, परमाणुओं का क्रमांक अलग अलग होता है ना, इसलिए ये चीज हम लोग पुट यहां पास नहीं करेंगे, क्लियर है। चलो तो कंटिन्यू करेंगे। अब क्या, अब कुछ चीजें अगर यहां पास देखेंगे आप, एक खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं। इसको अगर अच्छे से लिखूंगा R1 को, तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 0.53 डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम, और यहां पास भी देखेंगे तो ये चीज तो सेम दिखाई दे रही है, 0.53 डिवाइडेड बाई जेड। तो इसके जगह हम लोग इसको पूरा रेड कलर में सर्कल है उसको हटा के लिख देंगे R1, और बचा क्या इंटू 4, तो इसको 4R1 लिख सकते हैं। रिलेशन निकाल रही है खुद से, ऐसा कुछ नहीं कि हमें सब आता है, हमें नहीं, ये हम लोग रिलेशन यहाँ पास लॉजिक से निकाल रहे हैं। तीसरे की बात करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो यहाँ पास 0.53 फॉर्मूला का n का स्क्वायर, तीसरे के लिए n का मान 3, तो 3 का स्क्वायर 9 बटे जेड एंगस्ट्रॉम। यहाँ पास भी अगर देखेंगे तो 0.53 डिवाइडेड बाई जेड, ये देखो 0.53 डिवाइडेड बाई जेड किसका मान होता है, R1 का, जिसमें 9 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9R1 एंगस्ट्रॉम। अगला वाला अगर 4 के लिए निकालते तो देखो यहां पास क्या है 4, 2 का स्क्वायर R, 3 का स्क्वायर R, अगला में 4 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर R1 एंगस्ट्रॉम आता। अगले का निकालते 25R1। तो ऐसे करके हम लोग खुद से कुछ फॉर्मूला बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप करिए। चलो अब इसके बाद कंटिन्यू देखते हैं, थोड़ा सा V का वैल्यू निकाल के भी। हेलो, ओके। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे कक्षक में इलेक्ट्रॉन की वेग, कक्षक में इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेग आएगी उसके लिए अभी डेरिवेशन देखेंगे कि निकलेगा कैसे करके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब देखो अब भी रिसेंटली हमने R की वैल्यू निकाला है जो यहाँ पास पुट कर देंगे, mv अपने जगह है,
आर की वैल्यू क्या है देखेंगे तो क्या है, आर की वैल्यू है एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम ई का स्क्वेयर एन स्क्वेयर अपॉन जेड विच इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। देखो अब यहाँ पास इतना लिख लेंगे, उसके बाद आपको काटना आना चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पास कटेगा, कौन कौन सी वैल्यू कट रही है देखो, तो पाई डिवाइड में, इधर भी डिवाइड में है, यहाँ से एक एन कट गया, यहाँ पास भी एक एन कट गया, एक एच कटा, एक एच कटा, और कुछ कट रहा है क्या, और यहाँ से एक एम कटा और यहाँ से एक एम कट गया। अब जो भी बचा उसको दूसरे तरफ ले जाते हैं, v की वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, v को रखे रहो, बाकी सबको शिफ्ट करो दूसरे तरफ। देखो इधर डिवाइड में क्या है, जेड ई स्क्वायर या ई स्क्वायर जेड, डिवाइड में था ऊपर चला गया और ऊपर कुछ भी नहीं था इसलिए यही बस बचा। अब डिवाइड में देखो पहले से 2 है ना, अब ऊपर में और क्या बचा देखो, h बच गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया और n बच गया। तो ये हमारा v का वैल्यू आ गया। जो वेलोसिटी है यहाँ पास कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला आ गया ई स्क्वायर जेड अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n, है ना, सिंपल। यहां पास कुछ भी नहीं है, बस आपको सिंपल सा दोनों तरफ इक्वेशन लेके कट बस करना है। जो जो चीज कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल करो, बचेगा उसमें से हम लोग v को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ, तो हमारा आंसर आ जाता है। अब यहां पास जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको अलग करेंगे। कांस्टेंट वैल्यू ऊपर में e की वैल्यू फिक्स रहती है, अलग रख दो। z कांस्टेंट नहीं है तो उसको अलग रखेंगे। 2 एक कांस्टेंट है, h एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई में z बाई n। ये जो परमाणु की संख्या होती है वो हर एक परमाणु के लिए अलग अलग बढ़ती जाएगी। और यहाँ पास n की वैल्यू भी, मतलब कक्षक कौन से कक्षक में है, इलेक्ट्रॉन फिक्स थोड़ी ना रहता है कि पहले ही कक्षक में रहेगा, ठीक है, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती, इसलिए z अपॉन n को बाहर में लिखेंगे। अब यहाँ पास जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.18 क्रॉस 10⁶, ये आता है। क्रॉस जेड अपॉन एन अपने जगह है और वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो दूसरा आंसर है वो आ जाता है क्या, 2.18 क्रॉस 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यूनिट है, जैसे यहाँ पास एंगस्ट्रॉन्ग त्रिज्या के लिए एंगस्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं वैसी वहां पास यूनिट है, ठीक है। तो ये सिंपल है ना, वेलोसिटी का हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर, इसको दे देते हैं 3rd, इसको दे देते हैं आप 4th। यहां तक सिंपल है ना। अभी देखो जैसे हम लोग त्रिज्या निकाले और उसके बाद त्रिज्या के लिए हाइड्रोजन में हर एक कक्षक की त्रिज्या क्या क्या हो सकती है उसको देखे, फॉर्मूला खुद से बनाए भी थे, वैसे यहाँ पास वेलोसिटी के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो अब हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन होती है ये आप नोट कर लेंगे पहले, ठीक है। चलो क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से कक्षक में किस स्पीड से दौड़ेंगे, उसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पास हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ठीक है, यही निकालेंगे ना। देखो सबसे पहले कक्षक के यहाँ पास फॉर्मूला हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग Vn बोलेंगे। n कक्षक के लिए फॉर्मूला है यहाँ पास, ये हम खुद से लिखे हैं, ये चीज हम समझ रहे हैं ये चीज को, ठीक है। n कक्षक में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा ये चीज। अगर पहले कक्षक की बात किया तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। और देखो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में Z की वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, या परमाणु क्रमांक कितना होता है, या प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। अगर तीनों चीज बोलोगे तो वो होती है 1। हम लोग Z को सपोज करते हैं प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु का क्रमांक बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा Z क्या चीज है, 1 है। तो यहाँ पास अगर मैं पहले कक्षक के लिए निकालना चाहूं इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, बीच में सेंटर नाभिक में धन आवेश प्रोटॉन है, इसके पहले कक्षक की बात करेंगे। पहले कक्षक में कि हमारा वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है ये अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा, देखो तो v1, इसको बोलेंगे क्या, v1 बोलेंगे, पहला कक्षक है इसलिए
इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा 2.18 क्रॉस 10 टू द पावर 6 इंटू z इक्वल टू तो फिक्स है 1 अपॉन n इक्वल टू क्या है, n पहले कक्षक के लिए निकाल रहे हैं, n 1 रखे हैं तो 1। हमारा यहां पास आ गया क्या, 2.18 क्रॉस 10 टू द पावर 6। अगर दूसरे कक्षक की बात करेंगे, दूसरे कक्षक की बात करेंगे तो V2 लिखेंगे। देखो अब यहां पास V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड है, ठीक है, हमारा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। दूसरे के लिए बात करेंगे तो वापस ये चीज 2.18 क्रॉस 10 टू द पावर 6 तो फिक्स है, 10 टू द पावर फिक्स तक, इनटू जेड की वैल्यू वापस से 1। हाइड्रोजन में बस एक ही क्रमांक रहता है बस। अब n की वैल्यू क्या होगी, दूसरे कक्षक की बात करें तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहां पास एक रिलेशन वापस से खुद से बना सकते हैं, रुको, लिखने से पहले एक आगे और चले जाते हैं, तीसरे कक्षक के लिए निकाल लेते हैं V3 के लिए। V3 के लिए क्या होगा, 2.18 क्रॉस 10 टू द पावर 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। अब ये क्यों लिखा हूं, जेड का वैल्यू वापस से हो जाएगा 1 और n इक्वल टू हम लोग तीसरी कक्षक की बात करें इसीलिए 3। अब यहां पास आपको देखने को क्या मिल रहा है, अगर गौर करेंगे तो ये देखो इसकी वैल्यू है वो फिक्स आ गई 2.18 क्रॉस 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, ये आ गया ना। अब यहां पास देखो तो ये वही चीज है जो वेलोसिटी नंबर 1 है और ये देखो दोनों सेम है, तो इसके जगह पे हम लोग ये वाला लिख सकते हैं और इसके जगह पे ये वाला लिख सकते हैं। बोलने का मतलब V2 की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा बॉक्स में है उसके जगह V1 लिखेंगे, बॉक्स में है उसके जगह क्या लिखेंगे V1 और ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम होगा, डिवाइड में हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी नंबर 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा वेलोसिटी नंबर 2 दूसरे कक्षक की वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल है ना। यहां पास भी अगर बात करेंगे तो यहां पास देखोगे क्या दिखेगा, देखो ये वाली वैल्यू फिर से V1 है तो ये हमने लिख दिया V1। अब ये डिवाइड बाई 3 है, डिवाइड बाई 3 लिखे तो मीटर पर सेकंड। देखो कितना सिंपल है। अब यहां पास देख रहे हैं पहले वाले को V1 बोल रहे हैं तो दूसरे क्या बोलेंगे, V2 डिवाइडेड बाई 2। अगर तीसरी कक्षक की बात करते तो क्या बोलते, V3 इक्वल टू ये V1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है, हमेशा V1 से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पास क्या दिखाई देते हैं हमको, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो कक्षक के बाहर जाते हुए बढ़ती है या घटती है, दिख रहे ना। देखो सबसे अंदर के कक्षक में ये वेलोसिटी थी, दूसरे कक्षक में क्या है, बटे 2 मतलब आधा हो जाएगा। वेलोसिटी जैसे बाहर की तरफ जाते जाते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कक्षक बाई कक्षक धीरे धीरे कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना ज्यादा दूर होते जाएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी, है ना। यहां पास V1 इक्वल टू 2.18 क्रॉस 10 टू द पावर 6 दिखाई दे रहा है, वो अब V2 के जगह क्या दिखाई देगा, दूसरे वाला कक्षक के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इससे जस्ट हाफ 1/2 गुना हो जाएगा। फिर बाहर जाएंगे 1/3 हो जाएगा, फिर बाहर जाएंगे 1/4 हो जाएगा। देखो अगले वाले कक्षक की बात करेंगे, उसके बाद की कक्षक, बाद कक्षक जाते जाएंगे तो ये V1 डिवाइडेड बाई 4, V1 डिवाइडेड बाई 5, V1 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे करके वेलोसिटी जो है धीरे 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 डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है। चलो तो ये हो गया हमारा क्या, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की वेग यानी वेलोसिटी के लिए जो डेरिवेशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो जिसको इक्वेशन नंबर 4 बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन के ही बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन होता है सबसे हल्का और हाइड्रोजन में होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब भी हम लोग कभी त्रिज्या निकाल रहे हैं या फिर उसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पास निकालना बहुत आसान होता है। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो हमें डाउट आते जाएगा कि हम अगर त्रिज्या निकाल रहे हैं तो वहाँ पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो त्रिज्या निकाले हैं तो कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब उसका क्या वेग निकाल रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए वेग निकाल रहे हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन की वेग समान नहीं होने वाली है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को ही सपोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पास केवल एक इलेक्ट्रॉन और सबसे हल्की होती है, इसीलिए सभी परमाणुओं में सबसे हल्का होता है हाइड्रोजन, जिसका भार हम कितना होता है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है। चलो तो ये हो गया हमारा क्या,
पांचवा पॉइंट हो गया कक्षक में इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पास ऊर्जा निकालने वाले हैं, जो एनर्जी बात किए थे ना उसको, ठीक है। चलो तो वो देखते हैं हम। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षकों में जो ऊर्जा होती है उसके लिए जो डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाओं में जो ऊर्जा होती है उसके लिए निकालेंगे। तो उसके लिए ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, जो टोटल एनर्जी होती है, कुल ऊर्जा होती है, यहाँ पास लिख लेते हैं कुल ऊर्जा बराबर, जिसको हम लोग आगे लिखेंगे टोटल एनर्जी करके लिखेंगे TE। क्लियर है। चलो तो इसके लिए बात कर लेते हैं, जो कक्षकों में ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की उसके लिए डेरिवेशन क्या होगा सर। तो निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा, देखो दोनों को अलग अलग देखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पास पुट करेंगे, इसके नीचे देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर पुट कर देंगे। गतिज ऊर्जा को दिखाते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसका वैल्यू होता है हाफ mv²। हाफ तो ठीक है, m भी ठीक है, v का वैल्यू हमने निकाला है अब भी, ठीक है। अगर चेक करेंगे अच्छे से तो v का वैल्यू ऊपर जस्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो v का वैल्यू ये दिखाई दे रहे हैं, क्या है, यहाँ पास पुट कर लो E²Z अपॉन 2H∪0n, यही है ना, का स्क्वायर यहाँ पास भी है, हमने भी स्क्वायर, v का वैल्यू बस पुट किया है, देखो यहाँ स्क्वायर था हमने भी स्क्वायर किया, अब अंदर बस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिखाई देगा 1/2m, e का स्क्वायर था, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा e⁴ स्क्वायर का, और स्क्वायर करेंगे पावर 4 ऐड हो जाता है, z का यहाँ पास 1 है, यहाँ पास हो जाएगा पावर में पावर रहेगा, सॉरी मल्टीप्लाई होता है ऐड नहीं होता है, ठीक है। e के पावर में 2 था, पावर में और 2 है, पावर के पावर में रहेगा मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, z के पावर में 1 का पावर 2, तो 1 × 2 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर, ε0 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, ऐसे करें। अच्छे से लिखेंगे तो ऊपर में हमारे पास me⁴z² डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 h² ε0² n का स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला। अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पास ध्यान देना, वापस से 12 के टॉपिक पे आ रहे हैं। 12 के टॉपिक में क्या है, स्थितिज ऊर्जा निकालने का एक डेरिवेशन है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, के स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। U इक्वल टू होता है के Q1/Q2/R, सॉरी Q1 × Q2/R। और एक बात यहाँ पास याद रखना, यहाँ पास ऐसे ही टाइप का एक और फॉर्मूला देखे थे हम लोग, कूलाम का फॉर्मूला स्थितिज बल के लिए फॉर्मूला देखा था, के Q1 Q2/R का स्क्वायर था। यहाँ पास स्थितिज ऊर्जा आ गया, मतलब R का स्क्वायर बस नहीं रहेगा। और एक चीज और, ये तो पहली चीज हो गई, दूसरी चीज क्या है, वहां पास हम लोग जो साइन था इलेक्ट्रॉन के लिए, जो निगेटिव पॉजिटिव साइन था उस पर गौर नहीं किया था। जब स्थितिज ऊर्जा निकालनी रहती है तो जो Q1 और Q2 का वैल्यू लिखेंगे उसको प्रॉपर साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। चलो तो यहां पास हम पहले लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या आ गया, के Q1 Q2/R। अब देखो कहीं भी दो तो यहाँ पास क्या था, सेंटर में नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के लिए जो उसका आवेश होता है उसके लिए क्या निकाले थे, Ze, और ये धनात्मक था ऋणात्मक था, धनात्मक था। प्रोटॉन पर आवेश हमेशा धनात्मक रहेगा, ठीक है, इसकी कोई चिंता नहीं करेंगे आप। और यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन कक्षक में गति कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कक्षक में गति हो रही है, उसके लिए क्या रहते हैं, आवेश इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे। और चार्ज कौन सा रहता है, पॉजिटिव की निगेटिव, यहाँ पास रहते हैं निगेटिव, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखना, यहाँ पास पुट कर रहे हैं यही चीज की वैल्यू को, के के जगह के, Q1 की जगह क्या है Ze, Q2 की जगह क्या है -E डिवाइडेड बाई R का हमारा वैल्यू। वापस से पीछे चेक करेंगे तो R का क्या आया है हमारा, ये चीज आई है, ठीक है। इसको लिखो, क्या है R का वैल्यू, देखो तो H² ε0 n² डिवाइडेड बाई πm
ई स्क्वायर जेड। ओके, अब यहाँ पास हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो देखो यहाँ पास सब वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ कट रहे हैं क्या, यहाँ पास देखो तो कुछ कट रहे हैं क्या, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं कट रहे हैं। लेकिन जब k की वैल्यू पुट करेंगे, देखो ऊपर में एक ही निगेटिव है, उसको सामने लिख लेते हैं, और k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख लेते हैं k की वैल्यू, ठीक है। अब ऊपर में क्या क्या बच गया देखो तो z और e दो बार है तो e का स्क्वायर, नीचे ये जो डिवाइड में वो भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जो डिवाइड के डिवाइड में रहता है वो ऊपर चला जाता है, आप समझते हैं ये चीज, ठीक है। क्या है, पाई m e स्क्वायर z, क्लियर है ना। और डिवाइड में क्या है, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर। k का वैल्यू देखो ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको k की ऊपर वाले एक बात करें लाइन के लिए, ठीक है। k की वैल्यू 1/4 पाई ई नॉट, माइनस कहाँ से आया सर, इलेक्ट्रॉन की माइनस को बाहर निकाले हैं, जेड के जगह जेड रखें, ई और ई मिला के ई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पास जो ये नंबर है, जो भी वर्ड लिखा है उसके डिवाइड के डिवाइड में रहता है वो ऊपर चला जाता है, तो देखो ये वाला वैल्यू हम लोग पूरा ऊपर लिख दिए और ये जो था उसको जैसे तैसे लिखे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा हमारा निगेटिव माइनस m को पहले लिख लेते हैं, इसके फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। फिर e के पावर में कितना है, 1 पाई और 1 पाई कट भी गया, अब ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो पाई है और ये पाई है वो कट गया, और कुछ कट रहे क्या, m z e स्क्वायर नहीं कट रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पास m को पहले लिखे, माइनस यहाँ पास लिखे हैं, m को लिखे, उसके बाद e की पावर में कितना है ऊपर में देखो, e स्क्वायर e टू द पावर क्या हो जाएगा 4, और z क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर, ये हमारा ऊपर हो गया और कुछ भी नहीं बाकी है। अगर नीचे में चेक करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, देखो 4 के जगह 4 है, उसके बाद और क्या दिखाई दे रहा है, अच्छे से चेक करेंगे तो इस फॉर्म में लिखो, h स्क्वायर यहाँ भी है तो यहाँ पास भी h स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, n स्क्वायर, और यहाँ पास भी n स्क्वायर। हम इसके फॉर्मेट में लिखे हैं इसीलिए, नहीं तो आप चाहे तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अभी सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो, यहाँ पास ऐसे करके निकाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, ये चीज आप नोटबुक में कॉपी कीजिए और एक बार बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता है। याद रखेंगे दो चीज, जब स्थितिज ऊर्जा जब निकाल रहे हैं तो दो चीज याद रखेंगे। पहली चीज क्या याद रखेंगे कि जो फॉर्मूला होता है वो स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला यानी कूलाम बल का जो फॉर्मूला होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, बस यहाँ आर स्क्वायर की जगह आर रहता है। सेकंड थिंग, यहाँ पर जब Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करते हैं तो जो चिन्ह होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर धनात्मक है तो धनात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही लिखेंगे। क्लियर है ना, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते जाइए। अब यहां पास होने के बाद कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट। ओके, कंटिन्यू करते हैं। क्या ये वैल्यू आप नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अभी हम मिटाने जा रहे हैं। चलो, जो वैल्यू आया यहां पास पुट कर देते हैं। पहले गतिज ऊर्जा का क्या आ गया, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी m e टू द पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा क्या ही निगेटिव है तो प्लस क्रॉस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या बचा, m e टू द पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर e का n का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, दोनों में से क्या कॉमन है, देखो तो यहां और यहां क्या कॉमन है, मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहे हैं, m e टू द पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 और 4 में दोनों किसके टेबल में जाता है, 4 के टेबल में। 4 को बाहर निकाल लेते हैं, बचा क्या, h स्क्वायर e नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, ये पूरा निकल गया। क्या बचा यहाँ पास, 1 डिवाइडेड बाई 2, पूरा निकाल लिए ना। यहाँ 8 के जगह बस 4 निकाले हैं तो यहाँ पास 4 टू क्या होता है, 4 टू 8, माइनस के जगह माइनस,
ये वाला और ये जो कॉमन निकला है पूरा सेम है, तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 1। अब यहाँ पास हाफ में 1 को माइनस करेंगे। देखो ऐसे ही कोई चीज आती है ना, डायरेक्ट आपको माइनस करना है बिना किसी एलसीएम लिए या क्रॉस मल्टीप्लाई किए। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पास नंबर को बस देखो, ये है 1/2 मतलब आधा, और ये है 1 मतलब 1, आधा और 1 माइनस है बीच में, आधा में 1 को घटाएंगे। आप सपोज कीजिए 1 रोटी है, आधा को खा गए, कितना बचा? आधा ही बचेगा ना। अब आधा बचा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? यहाँ पास देखो बड़ा कौन है, आधा बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? 1 बड़ा होता है ना, और 1 का साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ पास हमारे पास क्या बच जाएगा? -½ इसका जो सॉल्यूशन है उसका क्या बचेगा? -½ उसका मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे, यहाँ डिवाइड में है तो 4 2 क्या हो जाएगा? 8। me², 1 लिखने की जरूरत नहीं है, e⁴ z² h² ε0² n का स्क्वायर है ना, सिंपल। अब क्या करेंगे, देखो ये तो आ गया हमारा। अब इसमें से ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये वाला, इतना पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है, माइनस की जगह माइनस लिखे हैं 13.6 और z²/n² अपने जगह है। ये हमारा आ गया जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मूला। अगर हम लोग किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है, माइनस मतलब जो लॉस हो रहा है, देखो माइनस मतलब लॉस ही होगा। जब भी कोई चीज त्वरित गति करती है तो वह इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा विकिरण के रूप में खोता है। ये चीज हमने पहले पढ़ चुका है। यहाँ निगेटिव की है, क्यों है? जो टोटल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो निकाल रहे हैं टोटल एनर्जी, वो निगेटिव क्यों है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में गति करती है तो वो कंटिन्यूअसली तो नहीं, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी थोड़ी देर रुककर अपनी ऊर्जाएं खोती जाती है। किस रूप में? विकिरण के रूप में। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आता। यहां पास से जो इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकलती है विकिरण के रूप में, स्पेक्ट्रम के लिए एक प्लेट लगा के देखते हैं और वहां पास चेक करते हैं कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअसली आ रही है क्या, तो वहां पास ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। वहां पास रेखीय स्पेक्ट्रम नहीं दिखाई देता, बल्कि क्या दिखाई देता है? रेखीय के जगह कौन सा स्पेक्ट्रम दिखाई देगा? सॉरी, सतत नहीं दिखाई देके रेखीय दिखाई देता है, उल्टा बोल दिया था, सॉरी। ठीक है, तो यहां पास जो सतत है, कंटिन्यू है, सतत मतलब कंटिन्यू ना दिखाई देकर रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। और रेखीय स्पेक्ट्रम केवल एक ही कंडीशन पर मिल सकता है, कब? जब ऊर्जा थोड़ी थोड़ी देर बाद निकलती जाएगी तब, और ऊर्जा का बाहर निकलना निगेटिव कहलाएगा। तो जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षक में, वो होती है निगेटिव। क्लियर है ना? वापस से एक बार अच्छे समझ लेते हैं। ये हो गया नाभिक, ये पहले कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूअसली गति कर रही है तो ये अपनी ऊर्जा खोएगा। किसके रूप में? विकिरण के रूप में खोने वाला है अपनी ऊर्जा। और ये ऊर्जा कंटिन्यूअसली नहीं खोता, क्योंकि यहाँ पास जो स्पेक्ट्रम बनती है वो सतत ना बनकर रेखीय बनता है, मतलब बीच बीच में ऐसे कलर दिखाई देगा बस। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? रेखीय स्पेक्ट्रम। क्लियर है? चलो, तो ये यहां तक हमारा कंप्लीट होता है बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। कुछ पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 पॉइंट। इसमें से हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे उसके लिए आप पूरे फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो इसका डेरिवेशन जो है ज़्यादा बड़ा है नहीं, आप तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको बस बेस पता होना चाहिए कि ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता क्या है, ये सब फॉर्मूला जो छोटी छोटी फॉर्मूला है वो होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। क्लियर है ना? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस आज यहीं तक करते हैं 11th केमिस्ट्री में। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही।